का विचलन, स्वीकार लिया ये विचलित मन का विचलन। बोलेंगे तब पड़ेने वाले, जाओ तुमको पाप लगेगा, जिस दिन ये आंसू बोलेंगे आंगन तक को श्राप लगेगा। ये मंच मेरा जीवन है, तो हाँ, मनु हमेशा जीवन पर्यंत मंचों पर रहना चाहेगी। मेरे कुछ 1500 समथिंग कुछ फॉलोअर थे और मैं सुबह उठी तो 25K के पार थे कुछ। ये जो मंच वाला कॉन्फिडेंस है, ये मुझे जनता के रिएक्शन से ही आता है। हमें हमारी पसंद नापसंद को लेके, हमारी इच्छाओं को लेके ब्लंट होना चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ तो मंच पे जाके सही हो जाती हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो मंच पे जाके खुश रहती हूँ। जब से मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे पापा ने सुनना छोड़ दिया। साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मिणी, तो जानती है रुक्मिणी की कृष्ण स्वयं आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो आपने हिंदी की एक कविता जरूर सुनी होगी। इतनी कम उम्र में ये कविता लिखने वाली कवित्री मनु वैशाली आज हमारे साथ हैं बोले भारत के स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका मनु। नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम। मनु, इतनी कम उम्र में आप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं, तो ये बताइए कि 24 साल की आपकी उम्र है, कविताएं लिखना कब से शुरू किया? जी, 12-13 साल से तुकबंदियाँ शुरू हो गई थी मेरी, लेकिन असल कविता और कविता के जितने भी मानक या मीटर होते हैं सब मैंने कोविड में सीखे। तो मैं कहती हूँ कि कोविड के बाद से ही लिखना शुरू किया असल में। नहीं तो आप एमपी से हैं, आपका बैकग्राउंड शायद कविता का तो नहीं रहा है जहां तक मुझे पता है, तो कविताएं लिखने या मंच पर कविताएं पढ़ने का शौक जागा कहाँ से? हाँ, ये शौक ऐसा हुआ था कि मेरे पापा बहुत रसिक श्रोता रहे हैं कवि सम्मेलनों के। तो 2009 में मुझे याद है पहली दफ़ा उनके साथ जब सुनने गई थी कवि सम्मेलन, तब से मुझे था, उस दिन मेरे दिमाग में था कि ये जो भी चीज़ है मंच पे जाके पढ़ना एंड ऑल, ये मुझे करना है। एक ना एक दिन वहाँ मंच पे खड़े होना है। और उसी के कुछ सालों बाद हुआ कि टीवी पे एक शो आता था, वाह वाह क्या बात है। तो उसमें कवि जगत के तमाम लोग जब उसमें आए, मैंने उनको सुना और उनमें से एक नाम था अंजुम रहबर जी। मुझे लगता है अगर अंजुम जी नहीं होती तो शायद मैं भी कभी कविता लिखती नहीं। उनको सुनने के बाद पहली बार मैंने तरन्नुम पकड़ी। मुझे भी गुनगुनाने का शौक चढ़ा, तुकबंदियाँ करके लिखने का शौक चढ़ा। तब से वो तुकबंदियाँ चलती रहीं। फिर धीरे-धीरे करके जब हाथ में फ़ोन आया तो एक्सपोज़र बढ़ा, कुमार सर से एंड ऑल जितने भी नाम हैं। ऐसे करके शौक शुरू हुआ। कोविड में जब सारे काम बंद हो गए थे क्योंकि उस टाइम मेरे ग्रेजुएशन के पेपर थे। तो जब एग्ज़ाम ही नहीं है तो मैं फ्री थी, तो जा के लोगों से जुड़ी, कवियों से। फिर वहाँ से सीखा एंड तब से ये निरंतर चालू है कि हाँ, मुख्य धारा में आके लिखने लग गए, सीख के प्रॉपर मीटर, विधान एंड ऑल। मतलब बहुत ही छोटी जगह से आप आते हैं, शिवपुरी से, हाँ, और आपके माता पिता दोनों जॉब करते हैं, तो क्या घर में उस तरह का माहौल था या घर वालों ने इसको कैसे लिया कि हमारी बेटी तो कवित्री बनना चाहती है? घर में माहौल कविता का नहीं था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो हमारे घर में मज़ाक-मज़ाक में जो एक बात चलती है कि जब मैं मम्मी के पेट में थी तो मम्मी बीए हिंदी कर रही थी और जब मैं शायद 9-10 साल की रही होगी तो वो एमए हिंदी कर रही थी। तो मुझे याद है मैंने आज तक प्रेमचंद जी की कोई कहानी, कोई किताब नहीं पढ़ी। जितना भी जो कुछ मुझे साहित्य में पता है तो मम्मी क्योंकि उस टाइम भी वर्किंग थी तो पापा उनको ओरली सिखाते थे, ओरली पढ़ाते थे कि इस कहानी में ये है, इस कहानी का सारांश ये है, इस कविता में ये है। तो मुझे तब से चीज़ें याद हैं। मुझे रसखान जी के पद तब के याद हैं, मुझे मुंशी जी की कहानियों के सारे कैरेक्टर तब के याद हैं। तो हिंदी की नींव वहाँ से पड़ी, बाकी कविताओं की तो ये सुन के ही पड़ी है कि मैंने सुना लोगों को, चाहे वो मंच रहे हों, यूट्यूब रहा हो या टीवी रही हो। और घर में इसको ऐसे लिया कि जब से मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे पापा ने सुनना छोड़ दिया। उनको लगा था, क्योंकि मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी हूँ, तो उनको लगा था कि घर का बड़ा बच्चा गलत जगह जा रहा है, तो उन्होंने सुनना छोड़ दिया। हालाँकि मैं तो लिखती रही, कंटिन्यू किया मैंने। उन्होंने आपको सुनना छोड़ दिया या नहीं, मुझे नहीं, उन्होंने कविता ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दी थी, ऐसे कि उनको लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, ऐसे करके। बट अभी तो ये है कि हाँ, वो लोग सराहते भी हैं, मुँह पे नहीं, पीठ पीछे और ठीक है, अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो मम्मी का आपको सहयोग मिला होगा और मम्मी का बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि मैं जब भी कुछ लिखती हूँ तो जाके उनको सुनाती हूँ एंड उनके जो भी रिएक्शन रहते हैं वो मेरे लिए काफ़ी मैटर करते हैं। और हिंदी में जो मेरी रुचि है वो मम्मी की वजह से है, तो मम्मी का ज़्यादा है इसमें। अच्छा, मंच पर कविता पढ़ना, आप 24 साल की हैं,
मतलब इसके लिए एक तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो वो आपके अंदर कैसे आया? और पहला जो आपका स्टेज शो रहा होगा या आपने मंच पे कविता पढ़ी, तो वो अनुभव कैसा था? वो हिम्मत कैसे बटोरी और कैसे अपने आप को तैयार किया इस तरह की रोल के लिए? जी इसके लिए थोड़ा-सा बैक में अगर मैं जाऊँ तो क्योंकि मेरी लाइफ में काम ऐसे जैसे मैं एनसीसी में थी तो वहाँ सीनियर रही और फिर मैंने कॉलेज में एबीवीपी जॉइन किया हुआ था तो पब्लिक स्पीकिंग कभी मेरा डर था नहीं। और रही बात मंच में कविता की तो जिसे आधिकारिक कवि सम्मेलन मंच बोलेंगे वो मेरा इंदौर का था। और वहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाया सामने बैठे लोगों ने क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी तो मेरे पास प्रॉपर एक गीत भी नहीं था, केवल एक गज़ल के दम पे मैं वहाँ थी। और वहाँ मैंने पहली बार ज़िंदगी के अपने जो मेरा परिचय बने बाद में मोहिनी छंद पढ़े तो लोगों ने जिस तरीके से सुना और वो अब तक मेरी लाइफ़ का सबसे हिट शो है। मतलब मेरा पहला शो है और सबसे हिट शो है। तो मुझे लगता है क्योंकि वहाँ लोगों ने पहले मंच पे इतना सुन लिया, सामने अमन अक्षर भैया और राहत इंदौरी जी के जो सुपुत्र हैं वो सामने बैठे हुए थे। तब मेरा वहाँ से मनोबल बढ़ा कि नहीं मैं पढ़ सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो ये जो मंच वाला कॉन्फिडेंस है ये मुझे जनता के रिएक्शन से ही आता है। अगर मेरा पिछला मंच अच्छा हुआ है तो मैं अगले में और अच्छा करूँगी, पिछला बिगड़ा है तो फिर मेरे अगले में मुझे डर लगता है कि नहीं, नहीं कुछ तो कमी रह गई ऐसा वाला सीन। और आपने पढ़ा क्या पहले जो बहुत हिट रहा? मोहिनी छंद है जो मेरा परिचय बने बाद में आके, तो वो छंद मैंने पढ़े और उस वो छंद है भी कमाल। तो वो मैं आपको छंद सुनाती हूँ। उसमें थोड़ा-सा बुंदेली भाषा का उपयोग है और श्रृंगार के मूलतः श्रृंगार के छंद हैं वो और भूमिका केवल इतनी कि एक नायिका है मोहिनी जिसका मैं श्रृंगार वर्णन कर रही हूँ और क्या बोलती हूँ कि लड़कियाँ काजल लगाती हैं, बात वहाँ से शुरू करती हूँ कि नैनन को मीच-मीच नैनन को मीच मीच नैन कोर खींच खींच मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी मुस्काए मंद मंद मन में ही मीत संग मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी कि देख हाल चाल ढाल आईनो करे कमाल कि देख हाल चाल ढाल आईनो करे कमाल जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी और बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी ऐसन की करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। तो ये छंद थे 2-3 छंद तो मैंने वहाँ पढ़े और लोगों ने खूब सराहे। तो मैं हमेशा से मुझे लगता है और यही बात है कि मेरा मनोबल लोगों के रिएक्शन से। और ये आपने कब पढ़ा था? ये 2000 फरवरी 2021। अच्छा, तो फरवरी 2021 से हम कह सकते हैं कि आपकी जर्नी शुरू हुई थी। हाँ, कब कह सकते हैं लेकिन हुआ वही ना कि 3 मंच मैंने तब पढ़ लिए, उसके बाद फिर कोविड आ गया, मैं दिल्ली आ गई। 1 डेढ़ साल में फिर इस पूरे मैंने लिखा भी नहीं, पढ़ना तो छोड़ो, लिखा भी नहीं उस बीच। तो फिर दोबारा शुरू हुआ ये वाह भई वाह के बाद से। तो बीच में गैप आता रहा है। तो लेकिन हाँ, तब से मैं मंच पे थी। तो अब जो अब आप इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, तो पापा ने वापस कविताएँ सुननी शुरू कर दी हैं? हाँ, अब तो वो सुनते हैं, वो मुझे पीछे से रिपोर्ट मिलती रहती है घर की कि खूब सुनते हैं, सबको बिठा-बिठा के सुनाते हैं, तो अभी मुझे पता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप दिल्ली क्यों आई? मतलब आप इतनी कम कम उम्र में अपने माता-पिता के बिना रहती हैं। क्या कविताओं की दुनिया में, कवि जगत में नाम करने के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है? हालाँकि 2 चीज़ें हैं, मैं दिल्ली इस चक्कर में नहीं आई थी। मैं आई थी यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, तो मुझे कोचिंग करना था बेसिकली। लेकिन हाँ, जो दूसरी बात है, मुझे भी ऐसा लगता था कि केवल मंच ही तो करने हैं, वो घर से भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है दिल्ली आना। आप यहाँ आके जो भी मुख्य धारा है, उससे जुड़ जाते हैं। दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है और अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है यहाँ पर, चाहे वो कैसी भी हों। या आप टीवी शोज़ के लिए हुआ या छोटे-मोटे मंच है, दिल्ली के आस-पास के मंच, तो आपके पास अवसर खूब होते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, जिन लोगों को काम करना है, उनको मेन सिटीज़ में, सेंटर सिटीज़ में रहना चाहिए। अच्छा, और जो आपने जब पहली बार मंच पे कविता पढ़ी और उसके बाद आप टीवी शोज़ में गईं, उससे आपके करियर को एक बूस्ट मिला। वो क्या था? वो कैसा रहा अनुभव आपका? ऑडियंस मिली। टीवी शो मेरा पहला वही था, वाह भई वाह का शो। तो जब मैं वहाँ गई थी, तो मेरे और सर के बीच में एक बात हुई कि मैं जो लिखती हूँ, ऑडियंस वो नहीं सुन पाएगी क्योंकि मैं बहुत क्लिष्ट हिंदी लिख देती हूँ बीच में या जो बहुत इनडायरेक्ट लिखती हूँ मतलब थोड़ा-सा समझने के लिए चाहिए उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो बोले कि टीवी के ऑडियंस में ये नहीं चलेगा, तो हम लोग बड़ा ऐसे टेंशन में थे कि पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन माँ शारदे की कृपा रही कि लोगों ने खूब सुना और रातों-रात जो एक प्रसिद्धि होती है कि मैं सुबह मेरे कुछ 1500 समथिंग कुछ फॉलोवर थे और मैं सुबह उठी तो वो 25 के पार थे कुछ। अच्छा, एक रात में? हाँ,
तो ये रातों-रात एकदम हुआ, जैसे ही शो ऑन एयर गया और मेरा एपिसोड निकला, उसके बाद तो जो मैंने देखा है कि पूरा वो सेलिब्रिटी वाला फ़ील, मैं जहाँ जिस जगह रहती हूँ, वहाँ मैं नीचे दुकान पे सामान लेने जा रही हूँ और शुरू में लोगों ने मुझे खूब टोका कि तुम मनु वैशाली हो, ऐसे करके दिल्ली में। तो वो एक पूरा का पूरा मैंने जिया उसको। तो ऑडियंस मिली मुझे अपनी, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी है वो सब उस शो की देन है। तो वहाँ से ये वाला स्टार्टअप तो हुआ। तो ये कमाल किस कविता ने किया था आपका? दोनों मैंने वहाँ पे एक मोहिनी छंद पढ़े थे और एक गीत पढ़ा था, विधानों को बधाई, वो दोनों ही वायरल रहे। तो हम भी ज़रा सुनना चाहेंगे जिससे आपको ये पॉपुलैरिटी मिली। मोहिनी के छंद मैं आपको सुना चुकी हूँ और साधिकार वाला जो पढ़ा था वो आपने पढ़ लिया है। एक बार आपकी आवाज़ में तो वो तो अलग ही फ़ील आएगा। हाँ, मैं उसके बिना काव्य पाठ शुरू करती नहीं हूँ, वो मेरे आराध्य के छंद हैं। तो मैं पढ़ती हूँ कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो। मैं हमेशा मानती हूँ कि भगवान, विशेषकर कृष्ण भगवान का तो ये सीन है कि भाव के भूखे हैं वो, उन्हें आप साधिकार कोई चीज़ बोलो तो वो मानते करते हैं। तो इसीलिए इस छंद का भाव वहीं से शुरू होता है कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। तो ये छंद वहाँ पढ़ा था मैंने। यानी इस छंद ने आपको जो है रातों-रात जो है स्टार बना दिया। हाँ, ये और वो गीत हुआ, तो ये कुछ था जो मैंने सोचा नहीं था पर मिल गया। अच्छा, आपकी कविताओं में कृष्ण की आराधना दिखती है। कहते हैं श्रृंगार रस की आप कवित्री हैं, लेकिन एक जो चीज़ निकल के आती है कि आप कृष्ण के साथ राधा का तो वर्णन करती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आपका बाकी लोगों पे भी ज़ोर होता है। रुक्मिणी का भी इसमें ज़िक्र होता है, इसमें बलदाऊ का भी ज़िक्र होता है। ये क्यों, मतलब आप ये थोड़ा-सा मेरी व्यक्तिगत टीज़ कह लीजिए या होता है ना कि जुनून है कुछ नया करने का। मैं जब भी कृष्ण को पढ़ी तो ज़्यादातर मैंने राधा जी को पढ़ा, उनका रास लीलाओं वाला प्रेम वाला स्वरूप पढ़ा। और मैं जिस कृष्ण को पूजती मानती हूँ वो उनका योगेश्वर स्वरूप है, वो साथी के तौर पे, सारथी के तौर पे। मैं खुद को मतलब उस उतना योग्य तो नहीं हूँ लेकिन खुद को जो मानती हूँ कि हाँ, एज़ अ अर्जुन लेती हूँ कि जो है कृष्ण जी रास्ता दिखाएँगे वही करेंगे। तो मुझे बड़ा ये था कि कोई उनको वैसे क्यों नहीं पूज रहा है, उनकी वो वाले स्वरूप का वर्णन क्यों नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ें कम लिखी गई मैं उनको पकड़-पकड़ के उन पे लिखना शुरू किया मैंने। जैसे रुक्मणी हो गई, बलदाऊ जी हो गए और जैसे जो मेरा बलदाऊ वाला गीत है उसमें तो पूरा वो गीत बलदाऊ के पर्सपेक्टिव से ही है। तो जो चीज़ें नहीं लिखी गई थी मेरा अब भी रहता है हमेशा कि जो नहीं कहा जा रहा है उसको कहने की जो एक गुंजाइश या एक बोल लो कि इच्छा। तो आपने क्या कहने की कोशिश की बलदाऊ वाले गीत में? हमें भी ज़रा सुनाइए। हाँ, वो गीत अभी बहुत नया गीत है मेरा, 1-2 मंचों पे मैं पढ़ी और गोरखपुर में पहली बार पढ़ी थी, जैसा लोगों ने प्यार दिया मैंने सोचा नहीं था। बड़ा साधारण-सा गीत है, केवल बलदाऊ हैं वो माता से शिकायत कर रहे हैं कन्हैया की कि कन्हैया बहुत नटखट रहे हैं, तो वो बोलते हैं माता से कि कछु हाथ लए कछु चाटी, कछु हाथ लए कछु चाटी, मैया तेरे लालिन माटी, ना मान तुम खुलवा ले, मैया मैया बुलवा ले, तू कह तू अभय है छोटो, निक गाँव में जाए के पूछो, कहूँ और न मिली है दूजो, मैया तेरे लाल से झूठो, तू कहे बुला के ग्वाल बाल से मैं तो खूब पुछवाऊं, क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ। तो ऐसे करके जो शिकायतें बच्चों की हो सकती हैं, वो दो बालकों के बीच की लड़ाई है, जो भाई हैं, बड़े भाई की चिंता है छोटे को लेकर, ये करके वो गीत है। अच्छा, जिस उम्र में आप हैं, आप सिर्फ़ 24 साल की हैं। इसमें तो अभी मतलब आपके साथ के जो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, वो शायद अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, जीवन की बाकी चीज़ों को देख रहे होंगे। आप कृष्ण की भक्ति में रंगी हुई हैं, आप कविताओं की दुनिया में मतलब अपना एक नाम कमा रही हैं। तो क्या रिएक्शन है, मतलब आपके साथ के लोग कहाँ पर हैं और कैसे देखते हैं आपकी इस जर्नी को? मैं कल ही किसी से ये बात कर रही थी। मैंने जो देखा, हो सकता है मेरे आस-पास ही ऐसे लोग हों, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो यूजुअली मैंने देखा, मेरे साथ वाले इस उम्र के बच्चे अभी कन्फ्यूज़ हैं। एक तो वो जो सच में सेटल हो गए हैं, वो कहीं न कहीं पोस्टेड हैं और अपनी लाइफ़ जी रहे हैं। दूसरे वो जो वाक़ई कन्फ्यूज़्ड हैं, उन्हें नहीं पता कि जीवन किधर जा रहा है या उन्हें क्या करना है या वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैं जिस भीड़ में रहती हूँ, वो यूपीएससी की भीड़ है और
लिख के ले लीजिए, वहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो ये गलत काम कर रहे हैं। वो इस चीज़ के लिए है ही नहीं। आप जिस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप उसके काबिल हो भी कि नहीं। बट वो, और ये पीक टाइम है हमारे लाइफ का कि इसमें आप बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। वो ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जैसे मतलब एक जो वो जो एक आग होती रैट है ना कुछ रेस में करने है, की, हाँ, हाँ। वो मिसिंग है उनमें। तो मुझे उनको देख के लगता है कि थोड़ा बहुत तो सही चल रही हूँ मैं उन लोगों को देख के। कि कम से कम मैं कंफ्यूज ही हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो सक्सेस हो या फेलियर हो, मैं हैप्पी रहूंगी कि मैंने ट्राई किया जहाँ मुझे करना था। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की दुनिया में एक तरीके से आप उस दुनिया में रह रही हैं, उनको बहुत करीब से देख रही हैं। आपका भी अपना एक ऑब्जर्वेशन होगा, वो क्या है? क्योंकि आप उसी उम्र से आती हैं। मुझे थोड़ी सी गुस्सा है कोचिंग वालों के प्रति, क्योंकि वही चीज़ की सच में, और ये बात मैं सबके सामने उनसे भी बोली हूँ जिनको मुझे लगता है, अपने कितने दोस्तों को मैं बिठा के बोली, बट नहीं, वहाँ पे लोग भटका रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या आईएएस आईपीएस बनने आए हैं, पूरे के पूरे एक जिले की जिम्मेदारी आप पर होनी है, और आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, तो कैसे आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई छोड़ दें। पर वही है कि बाजारवाद चल रहा है वहाँ पे, तो कौन ही रोकेगा किसी को। और बच्चों में दो चीज़ें हैं कि एक तो वो जिनके पास पीछे से प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर कि नहीं करना है, क्योंकि उनके घर में सरकारी नौकरी वाले सारे हैं। तो वो ये बात तो मेरे घर में भी होती है कि घर में सारे कर्मचारी हैं तो तुम अधिकारी बनो, अगली पीढ़ी अधिकारी हो। और दूसरे वो कि जिनको आ गया है दिमाग में कि नहीं कुछ तूफानी करना है। तो ठीक है, कुछ लोग हैं जो सच में कर लेते हैं, जिनमें पोटेंशियल है। यूपीएससी ना सही, इसके बाद काफ़ी फील्ड खुल जाती है, उसमें जाने का पोटेंशियल है। बट काफ़ी भीड़ वहाँ पे ऐसी है जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए, और ये केवल और केवल बेरोज़गारी की संख्या बढ़ाएँगे आगे जाके, और कुछ नहीं, क्योंकि वो अटक गए हैं वहाँ पर। आप एक बात बोल रही थी, आपने कहा जब आप दिल्ली आईं, तो आपको लगा कि दिल्ली के बच्चों में एक अलग तरीके का अकेलापन है, वो क्या है? एक कवि इसे कैसे देख रहा है? ख़ासकर एक यंग कवि, मतलब एक यंग कवित्री जो है, युवा कवित्री। हाँ, ये यहाँ है, और जिन लोगों में है वो खुद भी इससे अनजान है, लेकिन जब मुझे इस चीज़ से एक सामना हुआ, एक टाइम आया मेरी लाइफ में भी, अकेलापन, वो विचलन, तो मैं तो पूरा मेरा हो गया था कि नहीं, यहाँ से निकलना है। इस कदर मतलब उनके जीवन ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ चल रही है वहाँ पे, ऐसा जैसे मुझे फ़ील हुआ, मे बी उनको ना होता, बट मुझे जो फ़ील हुआ कि मज़े नहीं हैं, आप परिवार से तो वैसे ही दूर हैं, और पूरी की पूरी दुनिया सिमट के रह गई है उन कमरों में, उन्हीं कोचिंग्स एंड उस मार्केट में, उन गलियों में। तो अकेलापन है, और जब वो चरम पर पहुँचता है तो वो आपको किसी भी हद तक जाकर लग सकता है, जो कि मुझे लगा, और जब मुझे लगा तो मैं बाकायदा उस पे गीत लिख डाले, और काफ़ी टाइम तक मैं भी परेशान रही। तो हाँ, ये है यहाँ पे, और ये बड़ी समस्या है। और आप मतलब क्या गीत लिखा? कविता कविता के माध्यम से आपने इसको कैसे एक्सप्रेस किया है? हाँ, ये मैं गीत पढ़ती हूँ, आप समझ जाएँगे कि, तो गीत यही है कि क्या पीड़ा है आप न जाने, पीड़ित सुख संताप न जाने, देह शिथिल है प्राण व्यथित है, मन भीतर सब शोक कथित है, मौन सहज या कष्ट कठिन है, तर्क न मांगो सब मुमकिन है हो कष्ट अकारण, मुमकिन है हो कष्ट अकारण, या कारण हो मन का विचलन, मन का विचलन, स्वीकार लिया ये विचलित मन, मन का विचलन। और इसका बंद ये है कि जीवन भर प्रश्नों को गाए, जीवन भर प्रश्नों को गाए, प्रश्न जो उत्तर पाना पाए, उत्तर स्वयं निरुत्तर थे जो, पर प्रश्नों के मुख पर थे जो, मुख से अबोले भाषा त्यागे, समाधान जो रहे अभागे, और अभागे रहे साथ में, और अभागे रहे साथ में, सबके हल को व्याकुल तन मन, मन का विचलन, स्वीकार लिया ये विचलित मन, मन का विचलन। और इसका जो तीसरा बंद है, मेरा पूरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, मुझे जो भी दिक्कतें समझ में आई अपनी उम्र के हिसाब से, मैंने वो इसमें लिखी। पता नहीं आप सहमत हो या नहीं हो, मैं बंद पढ़ती हूँ कि हम इस जग की विधा न समझे,
हम इस जग की विधा न समझे, जग मन की दुविधा न समझे। दुविधा जो है या नहीं है, निसंदेह संदेह कहीं है। यही यथार्थ कल्पना तथा है, जो कुछ है मन में है, अब वो सच भी हो सकता है, वो हमारी कल्पना भी हो सकती है। कि यही यथार्थ कल्पना तथा है, यही मूल में मूल व्यथा है। आधे दुख तृष्णा तुलना है, तृष्णा हमारी इच्छाएं, तुलना कंपैरिजन आसपास के लोगों से, और एकाकीपन। कि आधे दुख तृष्णा तुलना है, आधे आधे एकाकीपन। मन का विचलन स्वीकार लिया ये विचलित मन, मन का विचलन। ये गीत है, ये मेरा बड़ा प्यारा गीत है। और बहुत आपने बारीकी से वो मन के जितने भाव थे उनको आप मतलब अकेलापन, वो विचलन। जो कुछ महीने मेरे रहे जिसमें मैं एक टाइम आता है, मुझे लगता है सबकी लाइफ में आता होगा वहाँ रहने में, तो जब मैं विचलित हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, और जो मुझे समझ में आया वो इस गीत में है। और वो विचलन लोगों को लग सकता है कि छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, जो पढ़ता है उसके लिए वो जहर है। और मैं बड़ी खुशनसीब कि मेरे आसपास अच्छे लोग थे, लिखने वाले लोग थे, तो वो इस चीज़ को समझे, वरना शायद मैं अभी दिल्ली में नहीं होती, घर पे होती शायद, ऐसा कुछ। तो वो टाइम भी थोड़ा टफ था। बहुत टफ था, मेरे लाइफ का सबसे टफ टाइम, पर उसको मैंने ऐसे ही लिया कि ठीक है, अगर कुछ बड़ा मिला है तो उसकी कॉस्ट ये है, चलो ठीक है। आपने महिलाओं पर भी लिखा है। इस मतलब महिलाओं के दर्द को एक गीत में आपका सुन रही थी, उसमें आपने बहुत खूबसूरती से बयां किया है। वो क्या कहानी है? वो कहानी कुछ नहीं है, मैं घर में थी और शाम का खाना उस टाइम, मतलब कोविड में था, तो शाम का खाना बना रही थी मैं। तो किचन में चकले के नीचे एक कागज़ था जिसकी हेडलाइन हेडलाइन नहीं थी, एक न्यूज़ की लाइन थी, और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की एक कहानी थी। मुझसे रहा नहीं गया, उसकी हेडलाइन जो थी वो भी थोड़ी अजीब थी, तो मैंने पूरा पढ़ डाला खड़े-खड़े, और जो पढ़ा उसके बाद, क्योंकि मैं खुद उस टाइम खाना बना रही थी, तो जो भाव निकले वो 15 मिनट लिए और वो एक गीत हुआ। और वो गीत ऐसा कि जब मैं शुरू में उसको मैंने लिखने के बाद काफ़ी टाइम तक नहीं पढ़ा, 1 डेढ़ साल बाद उसे पढ़ा, क्योंकि आज भी वो मुझे विचलित कर जाता है। तो वो गीत के बोल ऐसे हैं कि जिस दिन ये आँसू बोलेंगे। मैं एक बंद पढ़ती हूँ और आप समझ जाएँगे कि मैं जो कर रही थी और जो मैंने पढ़ा, उनका समन्वय आपस में कैसा बैठा। कि जिस दिन ये आँसू बोलेंगे, आंगन तक को श्राप लगेगा, घायल अंतर मन बोलेगा, या फिर चोटिल तन बोलेगा। एक एक हर शब्द संभाले, अपमानित जीवन बोलेगा। हाथ आटे में सन बोलेंगे, या फेंके बर्तन बोलेंगे। और नहीं कोई बोला तो लोई परथन बोलेंगे। बोलेंगे तब पड़ेने वाले, जाओ तुमको पाप लगेगा। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे, आंगन तक को श्राप लगेगा। तो वही है कि एक वो जो टीस उठती है कि यार महिलाएं अगर वो कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो जस्ट होम मेकर हैं, तब भी उनके बिना किसी की भी लाइफ नहीं सोची जा सकती। चाहे घर में सारे वर्किंग हो, अगर वो काम पे जा पा रहे हैं तो उनके उस एक बोलेंगे ना क्या उसको बोलते हैं, समर्पण भाव की वजह से जा पा रहे हैं। तो उनके साथ ये वाला ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब घरेलू हिंसा तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, और आज के दौर तक हो रही है। ये बड़ी दिक्कत है कि आज के समय में भी हो रहा है। और इस कम उम्र में आप इसे पकड़ पा रही हैं, ये भी अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। लोग आपके पास आए, महिलाएं आई, उन्होंने कहा कि एक्चुअली अब आपने हमारे मन की बात कह दी है। बहुत, जब मैंने इसकी रील पहली बार डाली थी तो मुझे जो रिएक्शंस मिले, कमेंट में नहीं मिल पाए, काफ़ी रिएक्शन। इस गीत के मोस्ट ऑफ रिएक्शन मुझे प्राइवेसी में मिले, क्योंकि महिलाएं जिनके साथ हुआ वो नहीं बोल पाती अपने दुख। तो मैं कमेंट मैसेज पढ़े, डीएम पढ़े मैंने, और कुछ कुछ ऐसे थे कि मुझे सच में गर्व हुआ कि मैंने ये लिखा। कितनी महिलाएं आके अपना दुख रो ली, कितनी खुश हो ली कि किसी ने तो शब्द दिए। तो मैं बड़ा खुश थी कि कुछ ऐसा लिखा कि लोगों के दुख बांट पाई। आपकी कोशिश यही रहती है कि आप कुछ ऐसा लिखें जो समाज में चल रहा हो? आपकी कोशिश शायद यही नहीं, रहती है। कभी नहीं। मैं स्वांतः क्योंकि सुखाए। आप एंग्जाइटी की बात कर रही हैं, आप युवाओं की बात कर रही हैं जो अकेलेपन में रह रहे हैं, आप महिलाओं की बात कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस उम्र में आप जितनी बारीकी से उन चीज़ों को पकड़ रही हैं, तो ये कुछ अलग है। मैं इसमें हमेशा बोलती हूँ कि कविताएँ थोड़ी-सी मुझे गॉड गिफ्टेड हैं, जो भाव पकड़ में आ जाए मैं लिख देती हूँ। और दूसरा,
सामाजिक मुद्दे कभी नहीं मैंने सोचे, सौंता सुखाए वाला है कि जो खुद को लिखने में अच्छा लग रहा है। अगर मुझे लगा कि उस न्यूज़ में ऐसा कुछ था कि वो मैं फ़ील कर ले गई वो पूरी पीड़ा, तो मैंने लिख दिया। जब मेरा मन हुआ गाँव पे लिखने का, मैंने गाँव को लिख दिया। जब मन किया एंग्ज़ायटी लिखने का, एंग्ज़ायटी तो ख़ैर ऐसा कि भुगती हुई चीज़ थी तो आ गए शब्द लिख दिया। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो मेरे मन में भा जाए कि हाँ, इस पे लिखना है या जो आ जाए, और तो आपके मन को भाता क्या है लिखने के लिए? डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो। जैसे एंग्ज़ायटी वाला हुआ ये तो मतलब सोचा ही नहीं था। इसको जब मैंने पहली बार मंच से पढ़ा तो कविता दीदी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि हिंदी गीतों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। तो ये बात उसके बाद मैंने ये बात सोची कि हाँ, सच में एक्सपेरिमेंट तो मैं कर रही हूँ। तो वही है कि जो मन में समझ में आ जाए लिख दिया। अभी तो आपकी प्रेम की उम्र है, प्रेम पे लिखती हैं? कृष्ण प्रेम के अलावा बात कर रही हूँ। हाँ, लिखा है, उस पे भी लिखा है, लेकिन वो थोड़ा-सा वियोग में ज़्यादा चला जाता है, संयोग नहीं लिखा है। तो लिखती रहती हूँ, उस पे भी लिखती हूँ। तो वियोग, संयोग जो भी लिखा है उसकी 2 लाइन ही हो जाए। हाँ, उसकी लाइन एक गीत है मेरा, मैं उसके एक बंद पढ़ती हूँ, मेरा बड़ा पसंद का बंद है कि कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। वो आखिरी किसी से जब लास्ट टाइम बिछड़ने का समय होता है, ये वहाँ का गीत है कि इसका बंद ऐसा है कि दहकने विरह में अगर प्राण थे तो महक प्रीत पाकर के संदल हुए क्यों, दहकने विरह में अगर प्राण थे तो महक प्रीत पाकर के संदल हुए क्यों, रहा संग शुभ जब सहज दूरियों में मिलन क्षण ये मंगल अमंगल हुए क्यों, अमंगल घड़ी में हो जाने की जिद पर, अमंगल घड़ी में हो जाने की जिद पर, नहीं लग रहा कुछ बुरा कर रहे हो, नहीं लग रहा कुछ बुरा कर रहे हो, कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। तो कविता तो वाक़ई बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपके दोस्त कहते नहीं है कि संयोग की जगह वियोग में कहाँ पड़ गई हैं मनु? ये वैसे मुझे ये इस वक़्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं या तो भुगता हुआ लिखती हूँ या अब आया तो समझ में। तो ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं बस। हाँ, कई बार जो है इस तरह की दर्द भरी चीज़ें तब आती हैं जब आपका खुद का भुगता हुआ आया होता है। तो ये चीज़ें वैसी हैं थोड़ी-सी। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप सोशल मीडिया पे चीज़ों को डालती हैं, आप इतनी यंग हैं, तो आपके जो फ़ैन हैं या जो आपके फ़ॉलोअर्स हैं, फ़ैन्स हैं, वो किस ऐज के होते हैं? वो आपकी ऐज के होते हैं? अ, 20 से 35 ऐज के ज़्यादातर मेरे पास फ़ॉलोअर्स हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास इतनी वैराइटीज़ रहती हैं तो हर ऐज के मिलते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी हैं मेरे पास, वो आते हैं तो वही गाँव का गीत एंड ऑल, और जो नए लोग हैं वो इन सब चीज़ों के लिए आ जाते हैं। महिलाएँ आती हैं तो वो अपने उस गीत के लिए आ जाती हैं। तो वैराइटी है, काफ़ी वैराइटी है। जैसे मुझ में है तो मेरे फ़ॉलोअर्स में भी काफ़ी वैराइटी है। अच्छा, सोशल मीडिया पे फ़ैन्स तो होते हैं, फ़ॉलोअर्स भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं, ट्रोलर्स भी होते हैं। कभी ट्रोल किया गया है आपको? नहीं, अभी तक मैं ट्रोल नहीं हुई हूँ और मैं होना भी नहीं चाहूँगी बिल्कुल। लेकिन ट्रोल नहीं, कुछ हेटर्स भी नहीं बोलूँगी, जो लोग मुझसे मिले नहीं थे अभी तक इस फ़ील्ड में, उनकी कुछ शिकायतें रही हैं मेरे प्रति। जैसे मनु बहुत अक्खड़ है, बात नहीं करती है, एटीट्यूड है। लेकिन जब वो मुझसे मिल लेते हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मैं शांत हूँ। मुझे पहली-पहली बार इन सबसे मिलती हूँ और छोटी हूँ सबसे, तो समझ नहीं आता क्या बात की जाए। एक बार जैसे खुल जाती हूँ फिर वो जानते हैं कि हाँ, मनु कितनी फन लविंग एंड ऑल है। बट हाँ, बाकी तो कोई ट्रोल, कोई हेट नहीं। अच्छा, मैं आपको वापस लेके चलती हूँ आपकी मंचीय दुनिया में। मुझे ये बताइए कि आपका जो अनुभव रहा है, वो कैसा रहा है? आप जिस उम्र में आई, एक महिला कवित्री, किस तरह के अनुभव रहे हैं? खट्टे-मीठे मैं दोनों जानना चाहूँगी। म्यूचुअल रहे। ऐसा हुआ कि मैं क्योंकि कवियों को टीवी पे सुन के, मैं उस पंक्ति से आई ना जो नीचे बैठ के सुन रही है, ताली बजा रही है, पीछे वाली पंक्ति जो युवाओं की है, जो बस कविताएँ सुन रही है, दीवानी है, ताली बजा रही है। तो जब मैं वहाँ से उठ के मंच पे आई तो सबके लिए ऐसा बड़ा सम्मान भाव था कि अच्छा, मेरे लिए तो फैन मोमेंट था हर मंच पे कि ओह! मैं इनके साथ, इनको मैंने टीवी पे देखा था, मैं इनके साथ मंच पे हूँ। तो ये था। लेकिन फिर जब उन लोगों से सामने से मिलना हुआ तो कुछ लोग ऐसे निकले कि यार,
इनको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इनको तो मैंने बहुत अच्छा समझा था, ये क्या कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे। कुछ ऐसा हुआ कि जिनके बारे में मैंने, जब मैं इस फील्ड में आ गई, लोगों से मिली बैठी, तो कुछ कुछ कहानियाँ मुझ तक पहुँची कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। उनसे मिली तो वो बहुत अच्छे निकले, तो मैं सरप्राइज़ थी कि अरे! ये मतलब मेरे साथ तो ये इतने अच्छे हैं, इनके बारे में मैं गलत सुनी। तो ऐसा बैलेंस्ड रहा, बट ज़्यादातर मैं बोलूँगी कि पर्सन टू पर्सन लोग अलग होते हैं, तो पर्सन टू पर्सन सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो जैसे भी अब तक मेरे लिए अच्छे हैं, एन्जॉयबल हैं, सीख रही हूँ, ठीक है, चलते रहेंगे। अच्छा, मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा अभी भी मंच को स्टार पोएटेस होना या मंच पर जिसे कहते हैं ना कि आप मुख्य कवि हैं, ये महिलाओं को जगह देने में लोग हिचकते हैं, उस तरह की परेशानियां आती हैं। तो अब की जो कवित्रियां हैं उनका अनुभव कैसा है, खासकर आपकी उम्र की, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं। अब आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं और अपना एक बेस लेके आप जाती हैं मंचों पर। ये क्या अनुभव है आपका? बीच के जो लोग हैं, हालाँकि हमारी पुरानी कविताएँ ऐसी रही हैं, वो इंदिरा इंदु जी के टाइम की जो कविताएँ रही हैं, वो ऐसी रही हैं कि वाक़ई मंच समापन कर बैठे हैं, ऐसी वाली कविताएँ। बीच में कुछ, मैं हालाँकि इस कहने वाली जगह पे तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें सुनी हैं, जो चीज़ें लगी, फ़ील हुई, एज़ अ श्रोता मुझे लगी, बीच की जनरेशन कमज़ोर हुई। बट अब जो लड़कियाँ आ रही हैं, बहुत कमाल आ रही हैं। एक मैं पर्सनल जिसका नाम 2-3 बार ले चुकी हूँ, मैं उसकी श्रद्धा, अभी श्रद्धा शौर्य एक वीर ऐसी कवित्री है, वो परसों मेरे साथ मंच पे थी, एंड उसको मैं जितनी बार सुनती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसी कवित्रियाँ। अब जो लड़कियाँ आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उनमें अभी वो नई हैं, लेकिन समय के साथ मुझे लगता है उनमें वो पोटेंशियल होगा कि वो मंच का समापन या जो अध्यक्षता वाली उस पे हैं, वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो ये एक बहुत सुखद बात है हम तो ये लोगों के लिए। बदलाव कैसे आया है? ये क्योंकि सिर्फ़ उनके अंदर टैलेंट है इस वज़ह से, या फिर इसलिए भी कि अब उनके पास बहुत सारे मौके हैं या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं या कर सकती हैं? टैलेंट है, और दूसरा थोड़ी-सी वो ब्लंट है अपनी चीज़ों को लेके। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें हमारी पसंद-नापसंद को लेके, हमारी इच्छाओं को लेके ब्लंट होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस जगह होना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। मुझे लगता है आज की लड़कियों में वो चीज़ है, कूट-कूट के भरी हुई है। तो वो अपनी चॉइसेस, अपने कामों को लेके किसी से जाके एडवाइस ना लेना, या जो भी करना है अपनी शर्त पे करना है, ये सब वो चीज़ें हैं कि वो सोच समझ के काम कर रही हैं, प्रोफ़ेशनली काम कर रही हैं, पर्सनली ये जाके उसमें नहीं घुस रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो उनको आगे बढ़ा रही हैं। मनु के अंदर क्या है? मनु क्या चाहती हैं? 24 है, अभी तो बहुत लंबा आपका करियर है, अभी तो शुरू हुआ है। मनु मनु क्या है ना कि महत्वाकांक्षी नहीं है, तो मैंने चाहा तो ये सब भी नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि मंच पे होना मेरे जीवन के सबसे सुखद समय, मेरे कैसे भी दिन चल रहे हों, अगर मैं बीमार हूँ तो मंच पे जाके सही हो जाती हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो मंच पे जाके खुश रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मंच मेरा जीवन है। तो हाँ, मनु हमेशा आजीवन पर्यंत मंचों पर रहना चाहेगी, और बहुत जैसा प्यार मुझे हमेशा से मिला है, वैसा मैं चाहूँगी सामने से। और बाकी तो मैं खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ, ऐसे ही खुश रहूँगी आगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अब तो क्योंकि जैसे मैं कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अब क्या मंचीय कवि होना ज़रूरी है? क्या फ़र्क है? आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको फैन फॉलोइंग चाहिए, आपको पैसा चाहिए, सब कुछ तो दे रहा है, क्या क्यों जाए मंच की तरफ? कविता का असल आनंद वही है जो सुनने-सुनाने में जो रसवर्षा होती है, वो रसस्वादन वाली जो बात है। तो जब तक ऑडियंस सामने से नहीं मिलती है, मज़ा नहीं आता है। मुझे तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मतलब मैं महीनों-महीनों गायब रहती हूँ अपने उससे। तो वो सामने से जब आपको सुना रहे हो, सामने से आवा आ रही है, असली कविता वहीं हो रही है। तो मंच तो, और जबकि ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है कि मंच जिस तरीके से सिमट रहे हैं, तो आगे क्या होगा हम खुद नहीं जान रहे हैं। हो सकता है आगे 10-15 साल में बहुत बुरी स्थिति में आ जाएँ। पर मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी, मंच बने रहें, कविता बनी रहे, और सोशल मीडिया वाली दुनिया अलग है। वहाँ आप मंच वाली कविता नहीं की जा सकती। वहाँ पे आप बस कंटेंट डालो, लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग जिनको पोएट्री से कोई मतलब नहीं है, वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो मंच के नीचे जो सामने बैठ के सुनने आ रहे हैं, उनको केवल कविता से मतलब है। उन्हें पता है कि वो आनंद कैसे लिया जाता है। तो जब सुनाने वाला आनंद ले रहा हो, तो सुनने वाले को भी मज़ा आएगा। तो तो मंच ज़रूरी है। मंचू की दुनिया लेकिन सिमट क्यों रही है? कुछ-कुछ दूषित हो गए थे मंच। आप तो जानते हो कि कुछ-कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो और दूसरा कि हमारी जो ये पीढ़ी आ रही है, इसके पास नहीं है टाइम सुनने का, और ये उस पूरे के पूरे एक जो परंपरा है उससे कटी हुई है, बैठ के सुनने वाली परंपरा। आजकल के हम टाइम ज़ोन अगर देखें कार्यक्रमों का, तो वो 3 से 5 में कार्यक्रम हो रहे हैं। जबकि कवि सम्मेलन तो वो थे जो मैंने जो सुना है 2009 वाला, वो रात के मैं 4 सवा 4 तक सुनी हूँ, उसका दूसरा राउंड सुनी हूँ मैं बैठ के।
तो वो वाले कवि सम्मेलन नहीं हो रहे हैं क्योंकि एक तो आयोजकों पे या श्रोताओं में टाइम नहीं है, दूसरा कि कवि भी थोड़े से कामचोर हो रहे हैं, उनको भी नहीं करना है, उनको भी लगता है कि जल्दी सुनाओ 15-20 मिनट और निकलो यहाँ से। तो दोनों तरफ से गलतियाँ हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा-सा मुझे पर्सनल लेवल पे दुखी करता है। तो अभी मनु को किन चीज़ों पे काम करना है? चलिए ये तो आप एक जगह पहुँच चुकी हैं। आपको भी तो लगता होगा कि मुझे अब अगला ये अचीव करना है या मुझे अपने अंदर ये कविता के हिसाब से, आपकी गायन के हिसाब से क्या चीज़ें अपने अंदर अब आप जोड़ना चाहेंगे? मनु को अभी बहुत काम करना है अपनी प्रस्तुति पे। जब मनु पढ़ के आती है तो लोग भले उसको सराहें, लेकिन मैं अभी तक खुश नहीं रही हूँ। वो इंदौर एक मंच है, उसके अलावा मैं कहीं खुश नहीं रही हूँ अभी तक। तो जब तक मुझे वो वाली खुशी और वो वाला सैटिस्फैक्शन नहीं होगा कि हाँ, आज मैंने पढ़ा है यहाँ पर, तब तक काम तो करते रहना है। कविताएँ अच्छी हो रही हैं, लेकिन और लिखनी है, अलग-अलग मुद्दों पे लिखनी है, लोगों के मन की लिखनी है। बाकी तो सब सही चल रहा है। अच्छा मनु एक चीज़ देखने में आती है मतलब लगभग सारी ही फ़ील्ड्स में होता है, लेकिन कविताओं की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में शायद थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा मुझे लगता है कि महिलाएँ अक्सर एक-दूसरे को सपोर्ट उतना नहीं करती हैं, जितना उनको करना चाहिए। वो अक्सर या तो पीछे मतलब हट जाती हैं या फिर उनकी टाँग खिंचाई कर रही होती हैं, एक-दूसरे को खींच रही होती हैं पीछे। आपका क्या अनुभव है? वो ऐसा मतलब वाक़ई होता है? देखिए, मैंने जितना अभी तक महिलाओं के कार्य करने की शैली देखी है प्रोफ़ेशनली, पहली बात कि उनमें दूरदर्शिता नहीं है, दूसरी बात वो प्रोफ़ेशनली मैच्योर बिहेव नहीं करती। मतलब आउट ऑफ 10 9 महिलाएँ हैं जो दिक्कत कर रही हैं अपने काम करने के तरीके में, और ये लॉन्ग टाइम में उनको खुद को नुकसानदेह होगा, दूसरों को नहीं होगा। उनको वो क्षणिक जो दिक्कत है, क्षणिक जो बातें उन्हें उनमें मज़ा आता है, बट लॉन्ग टाइम में देखो, जब क्योंकि हमारा फ़ील्ड ऐसा है कि एक-दूसरे को बढ़ावा देंगे तो सारे एक साथ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है उनको यहाँ थोड़ा-सा चेक आउट खुद को करना चाहिए कि वो प्रोफ़ेशनल और पर्सनल अलग-अलग रखें और थोड़ा-सा मैच्योरली काम करें यहाँ पे, दूरदर्शिता के साथ। तो कविताओं की दुनिया में क्या ये जो कॉम्पिटिशन है या इस तरह की जो भावना है, वो ज़्यादा प्रबल है? प्रबल है, और कॉम्पिटिशन अगर हेल्दी हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो या बहुत वो जो एक होता है ना गंदगी कर रहे हो, वो मत करो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, जो मेरे कविता के लोग होंगे वो इस बात से थोड़ा सहमत होंगे। हम लोग सोशल मीडिया वाले लोग हैं और हम ओपन है अपने ऑडियंस के साथ। हमारे यहाँ जो भी घट रहा है हमारी ऑडियंस जान रही है। जब मैं बहुत नई-नई आई थी और मंचों पर नहीं थी मैं, तो कुछ-कुछ घटनाएँ हुईं जो कवि समाज में हुईं, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आके मज़े-मज़े में जस्ट मज़े ले रहे हैं एक-दूसरे के, और बड़े-बड़े नाम, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मैं बहुत सम्मान करती थी, और हाँ, ये बात हुई है कि कुछों को तो जाके मैंने अनफ्रेंड मार दिया है। मैं कहा हो गया, क्योंकि ऑडियंस आपको वो है ना कि मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। आप कवि जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको जो सम्मान मिलता है वो शायद ही किसी और फ़ील्ड में हो, और उसके साथ आप अगर ऐसे, हमारे यहाँ एक वर्ड चलता है छीछा-लेदर कर रहे हो, तो ये गलत बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा उन लोगों को कॉम्पिटिशन रखो, हेल्दी रखो, एक-दूसरे के पीछे बैक बिचिंग वगैरह करना है घर में बैठ के करो, प्रोफ़ेशनली और ऑडियंस के सामने मैच्योर बिहेव करो। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि एक और ट्रेंड चल पड़ा है कि जो सोशल मीडिया के जो कवि हैं, उनको लोग थोड़े हे दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि ये तो सोशल मीडिया वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है लोग बहुत समझदार हैं, वो कंटेंट के हिसाब से देखते हैं। आप जैसा परोस रहे हो, आपकी इमेज वैसी ही मतलब बन रही है। साहित्य की दुनिया में उनको कहा जाता है कि शायद ये तो सोशल मीडिया वाले उनको हटाओ। नहीं, नहीं, नहीं? आजकल ये चीज़ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही काम हो रहा है, 50% काम वहीं से आ रहा है। तो आज की लाइफ़ में तो ये नहीं है, और हम हुए या हमारी पिछली जनरेशन हुई कवियों की, सब प्रॉपर्ली एक्टिव हैं और सब वहाँ से काम उठा रहे हैं। तो आज तो ऐसा कोई नहीं होगा। क्योंकि अक्सर इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं जो खुद को गंभीर कवि मानते हैं या साहित्यकार मानते हैं। उनका मानना है कि सोशल मीडिया पे बहुत ही उथली तरह की चीज़ों को पेश किया जा रहा है। लोग तुकबंदी को कविता का नाम दे देते हैं और उनको गहन जिसे कहते हैं ना कि साहित्य में रुचि नहीं है या कुछ बहुत अच्छा लिखते नहीं हैं और उनको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये 2 ग्रुप हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ तो वो जो ओपन माइक वाले जो आजकल के लोग हैं, उनसे तो खुद मैं परेशान हूँ। मतलब उनको सच में नहीं पता, और किसी का भी उठा के, दूसरे का उठा के, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबको आज़ादी है, सब बोल सकते हैं, सबका अपना प्लेटफ़ॉर्म है। तो वो लोग ये कर रहे हैं, उनसे तो सच में परेशान होना बनता है। आप उसको कुछ और वर्ड दे लो, वो कविता नहीं है। लेकिन बात वही है ना कि आज ही देख लो, ओपन माइक का मार्केट कितना बड़ा हो गया है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने क्योंकि कुछ लोगों के साथ काम कर लिया है, और वो प्रॉपर्ली दूसरों को उठा-उठा के जो परोसते हैं वो गलत है। और दूसरा एक ग्रुप वो है जो
पता नहीं कैसा यूटोपिया उन लोगों ने सोच रखा है दिमाग में, या क्या है कि उनको आइडियलिज्म ही चाहिए कि साहित्यकार वही जो झोला लेके चल रहा है, किताबों पे छप रहा है, बस वही। तो ऐसा भी नहीं है, समय के साथ परिवर्तित होना पड़ता है। तो सोशल मीडिया पे हर तरीके की चीज़ें हैं, आपको चूज़ करना है आपको क्या सुनना है। बाकी मंच जो कविताएँ हैं वो भी हैं, और उनको हम साहित्यकार तो नहीं देखते हैं इस दृष्टि से, अगर वो सामने वाला लिख रहा है तो, चोरी-चपाटी नहीं कर रहा है तो। तो मनु 24 साल की उम्र में आप इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं, सोशल मीडिया की स्टार हैं, मंचों पर कविताएँ पेश कर रही हैं और आपने अपने पिताजी को कविताएँ सुनने का जो शौक था वो दोबारा ज़िंदा कर दिया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी मनु वैशाली, जिन्होंने बताया मंच से जुड़े अपने खट्टे-मीठे अनुभव, अपनी जर्नी, और ये भी बताया कि किस तरीके से वो ना केवल कृष्ण बल्कि आम रोज़मर्रा से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको अपनी कविताओं में शामिल करती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि इन मुद्दों पर भी बात किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिन पर अक्सर हम चुप्पी साध लेते हैं। बोले भारत के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।